हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन रागी लॉ टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ में। दोस्तों जी हाँ, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जो हम कहते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। दोनों सेम ही है। जी हाँ। स्टैट्यूटरी ऑडिट होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई ऑडिट जो लॉ ने बोला है करने के लिए, और कौन से लॉ ने बोला है, कंपनीज एक्ट 2013। इसका पर्पस क्या है, फेयर एंड एक्यूरेट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन करने के लिए हम ऑडिट करते हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राइट। तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, तो सेक्शन इसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड है। सेक्शन 139 से लेकर 147 तक के सेक्शंस कंपनीज एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपको बताया मैंने, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से इस टॉपिक को हम करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 139 की, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या कहता है, 139 कहता है कि हर एक कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है ऑडिटर। कब अपॉइंट करना पड़ता है, फर्स्ट एजीएम के अंदर। फर्स्ट एजीएम के अंदर अपॉइंट करेगा, या तो किसी इंडिविजुअल को करेगा या किसी फर्म को करेगा। ठीक है। और जो वो ऑडिटर अपॉइंट होगा पहली एजीएम के अंदर, वो होल्ड करेगा अपना ऑफिस पहली एजीएम से कंक्लूजन ऑफ द सिक्स्थ एजीएम, मतलब पहली एजीएम का जो कंक्लूजन होगा वहां से, और सिक्स्थ एजीएम मतलब 5 ईयर हो गया, तो इस टाइम तक वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है। और उसके बाद हर कंपनी हर छठे अपने एजीएम में एक नया ऑडिटर अपॉइंट करेगी। और क्या मैनर और प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो रूल 3 के अंदर प्रेस्क्राइब किए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं रूल 3 में क्या लिखा हुआ है। रूल 3 के अंदर मैनर्स एंड प्रोसीजर दिया हुआ है सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का। तो रूल 3 में कहता है कि जो क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस होंगे वो कौन कंसीडर करेगा, कौन बताएगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके एक्सपीरियंस क्या है, इस इंडिविजुअल को हमें हायर करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी करेगी, अगर जिस कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना कंपलसरी है। हर कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना कंपलसरी नहीं होता है दोस्तों, लेकिन जिस कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना कंपलसरी है, तो उस कंपनी के अंदर केवल ऑडिट कमेटी ये काम करेगी। ठीक है। और अगर जिस कंपनी में नहीं है कंपलसरी, तो उसमें सीधा कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसमें ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट होती है। ठीक है। सेक्शन 177 के अंदर प्रिस्क्राइब है कि कौन सी कंपनी ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करती है। ठीक है। तो एवरी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है, और पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ठीक है। और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डेट्स और डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा हो, तो उस कंपनी को ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है। तो उस केस में क्या होगा, जो ऑडिट कमेटी है वो कंसीडर करेगी कि जो भी ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, रूल 3 और क्या कहता है। रूल 3 कहता है कि जो ऑडिट कमेटी, एसी का मतलब यहाँ पे ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, क्या करते हैं कि अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मंगा सकते हैं किससे, ऑडिटर जो भी प्रपोज्ड है। ठीक है। और जो ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो नाम को रिकमेंड करेंगे, जो भी ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है, किसको, बोर्ड को। ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी कर रही है तो किसको रिकमेंड करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट किसको करेंगे, मेंबर्स को करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया है और बोर्ड एग्री हो जाता है रिकमेंडेशन के लिए, रिकमेंडेशन जो भी उसने दिया है, तो वो फर्दर उस रिकमेंडेशन को कहां फॉरवर्ड कर देगा, मेंबर्स को, किसमें, एजीएम के अंदर। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर मान लो डिसएग्री हो जाते हैं विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, तो वो रेफर बैक कर देंगे रिकमेंडेशन को, और अपना रीजन देंगे कि हमने क्यों रेफर बैक किया है। ठीक है।
उसके बाद अगर डिसीजन को रेफर बैक किया गया है तो ऑडिट कमेटी अगर डिसाइड करती है कि वो जो रिकमेंडेशन है उसको रिकंसिडर नहीं करेगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रिकमेंडेशन देंगे किसको, एजीएम में मेंबर्स को, राइट। उसके बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो होल्ड करेगा ऑफिस फर्स्ट एजीएम से के कंक्लूजन से लेकर सिक्स एजीएम के कंक्लूजन तक, ठीक है। अब बात करते हैं जब भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उससे पहले कंपनी क्या करती है, एक रिटर्न कंसेंट ऑडिटर से ले लेती है कि भाई मैं ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, ठीक है। और एक सर्टिफिकेट ऑडिटर से लेगी जो कि रूल 4 के अंदर मेंशन है। अब रूल 4 क्या कहता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑडिटर एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जिस सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि भी मैं एलिजिबल हूं अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, और डिस्क्वालीफाई नहीं हूं अंडर द एक्ट, अंडर दिस एक्ट मतलब इस एक्ट के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर और कोई भी रूल्स देयर अंडर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो प्रपोज अपॉइंटमेंट है वो एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट है। और फिर क्या पॉइंट है कि विद इन द लिमिट है, जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है एक्ट के अंदर उसके अंदर आता हूं मैं, ठीक है। लिमिट का मतलब जैसे 20 कंपनीज के अंदर वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, तो 20 का लिमिट में के अंदर ही आता हूं। और लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर, कोई भी लिस्ट अगर प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चल रही है, जो भी मैंने लिस्ट दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो भी अगर ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है तो उसका जो नोटिस है वो कहाँ पे देना है, आपको आरओसी को देना है, कौन से फॉर्म में, एडीटी 1 के अंदर, ठीक है। और क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी सर्टिफिकेट है वो सेटिस्फाई करेगा क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141। और 141 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, तो हम इसको लेटर ऑन स्लाइड्स में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो एक तो आरओसी को हमें देना है, कौन से फॉर्म में देना है, अभी मैंने बताया एडीटी 1 के अंदर। कितने दिन के अंदर देना है, 15 दिन के, पहले ये 30 दिन हुआ करता था, इसको कम कर दिया गया है 15 डेज, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो भी कंसर्न ऑडिटर है उसको भी इन्फॉर्म करना है कि भाई हमने आपको अपॉइंट कर दिया है। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट का मतलब रीअपॉइंटमेंट से भी है, ठीक है दोस्तों। पहले क्या होता था कि 2018 से पहले 7 मई 2018 को एक नोटिफिकेशन आया, उससे पहले क्या होता था कि ऑडिटर कोई भी अपॉइंट होता था उसको हर साल एजीएम के अंदर रेटिफाई करना पड़ता था, लेकिन ये रिक्वायरमेंट 7 मई 2018 को हटा ली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों आगे करते हैं सब सेक्शन 139(2) के अंदर टेन्योर ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का क्या टेन्योर होगा। तो यहाँ पे कहता है कि जो भी लिस्टेड कंपनी होगी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी और जो कंपनियां प्रिस्क्राइब्ड है रूल 5 के अंदर, वो अभी हम पढ़ेंगे। रूल 5 के अंदर जो भी कंपनियां हैं, इन कंपनीज को जो भी ऑडिटर अपॉइंट वो करेंगे वो अपॉइंट नॉट मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, अगर इंडिविजुअल अपॉइंट कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर इंडिविजुअल अपॉइंट कर रहे हैं तो एक टर्म जो कि 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का होगा, उससे ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते। और अगर ऑडिट फॉर्म अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स से ज्यादा हम अपॉइंट नहीं कर सकते, 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स 5 साल और 2 टर्म्स अगर अपॉइंट करेंगे 10 साल, तो मतलब फॉर्म को हम 10 साल अपॉइंट कर सकते हैं। सबका व्यू इस पॉइंट पर अलग अलग है, मैंने कई बार कई लोगों से डिस्कशन किया है, बट उनका एनालिसिस दूसरा था, मेरा एनालिसिस ये है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एनालिसिस क्या है, मे बी मैं गलत हो सकता हूं, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि इस पॉइंट पर आपका क्या एनालिसिस है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि रूल 5 में वो कौन सी कंपनियां हैं, कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज है जिसको ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्लास ऑफ कंपनीज के अंदर ओपीसी और स्मॉल कंपनीज इंक्लूड नहीं है। तो रूल 5 क्या कहता है, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा का अगर किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल है, 50 करोड़ से ज्यादा अगर प्राइवेट कंपनीज का पेड अप कैपिटल ज्यादा है, 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा, और ऑल कंपनीज मतलब पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, वो अगर इस थ्रेशोल्ड से नीचे भी आ रही है, कम भी है, लेकिन उनका जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स से डिपॉजिट या बोरोइंग जो है वो ज्यादा है, कितना, 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, तो भी वो कंपनीज इसके अंदर फॉल करेगी। मतलब क्या हुआ
कि वो एक ऑडिटर को अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो 5 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकती एक टर्म के लिए, और अगर फर्म है तो उसको 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकती है ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, इसका मतलब 10 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे इसकी एक एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लो कोई ऑडिटर हमने अपॉइंट किया, उसको दोबारा हमें अपॉइंट करना है तो 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड होगा। ठीक है, जैसे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं 3 साल का कूलिंग पीरियड है, यहाँ पे 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड है, मतलब 5 साल के बाद हम उस ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल के केस में 5 ईयर का कूलिंग पीरियड है, सेम कंपनी के अंदर अगर उसको हमें अपॉइंट करना है, और फॉर्म के अंदर अगर 2 टर्म्स अगर उसके कंप्लीट हो जाते हैं 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के, तो हम उसको 5 साल के बाद ही अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और समझने वाली पॉइंट है कि अगर कोई ऑडिट फर्म को हम अपॉइंट करने जा रहे हैं और उससे पहले हमारा कोई और दूसरा ऑडिट फर्म थी, उस ऑडिट फर्म के अंदर हम दोनों ऑडिट फर्म के अंदर कोई कॉमन पार्टनर है, तो वो जो ऑडिट फर्म है वो ऑडिट फर्म भी 5 साल के बाद ही अपॉइंट हो सकती है कंपनी के अंदर, अगर दोनों के अंदर सेम कॉमन पार्टनर हैं तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, 139 सबसेक्शन 3 की। मेंबर और भी कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं अगर उनको लगता है तो। ठीक है, क्या मेंबर क्या रिजॉल्व कर सकते हैं? मान लो हमने कोई ऑडिट फॉर्म अपॉइंट की है और उसके जो पार्टनर्स और टीम है उनको हम रोटेट कर सकते हैं विद द सर्टेन इंटरवल्स। ठीक है, एज रिजॉल्व बाय द मेंबर। ठीक है, और ऑडिट जो कंडक्ट किया जाएगा कंपनी के अंदर, एक से ज्यादा ऑडिटर कर सकते हैं, ये कंपनी के मेंबर रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और भी रूल्स प्रेस्क्राइब कर सकती है रोटेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे फर्म का मतलब एलएलपी है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन ए गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? ठीक है फ्रेंड्स, सीएजी ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द ऑडिटर ड्यूली क्वालिफाइड। ठीक है, सीएजी अपॉइंट करेगा। सीएजी मतलब हो गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीएजी अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज। जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसके 180 दिन के अंदर, मतलब अगर देखा जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको ऑडिटर अपॉइंट करना है। ठीक है, और वो ऑडिटर जो है वो कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट जो ऑडिटर है वो कैसे अपॉइंट होगा? फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा गवर्नमेंट कंपनी के अंदर? फर्स्ट ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी अपॉइंट करेगा। कितने दिनों में अपॉइंट करेगा? जी हाँ, 60 डेज के अंदर अपॉइंट करेगा फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया और उसके 60 दिनों के अंदर सीएजी अपॉइंट कर देगा पहला ऑडिटर। अगर सीएजी नहीं कर पाता, सीएजी डज नॉट अपॉइंट द ऑडिटर इन अ सेड पीरियड, मतलब 60 दिन के अंदर नहीं कर पाया, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो अगले 30 दिन के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट कर दे। ठीक है, अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पाए तो अगले 30 दिन के अंदर, अगले 30 दिन 60 दिन के अंदर, सॉरी, अगले 60 दिन के अंदर मेंबर्स जो हैं ईजीएम के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, और जो फर्स्ट ऑडिटर है वो क्या कब तक होल्ड करेगा? नेक्स्ट एजीएम, मतलब जो फर्स्ट ऑडिटर है वो होल्ड करेगा ऑफिस अगले एजीएम, मतलब पहली जो एजीएम होगी, फर्स्ट जो आने वाली एजीएम है उस एजीएम तक वो ऑफिस होल्ड करके रखता है। ठीक है, अदर कंपनीज की बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के अलावा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो पहला ऑडिटर जो अपॉइंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में करते हैं। अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो क्या होगा? तो उस केस में मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा और मेंबर्स विद इन 90 डेज ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, और वो जो ऑडिटर होगा, ठीक है, वो कब तक होल्ड करेगा? फर्स्ट एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 8 की। अगर मान लो कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उसको कैसे फिल किया जाएगा? हाउ टू फिल एनी कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में और अदर कंपनी के केस में, सबसे पहले बात करते हैं अदर कंपनी के केस में। ठीक है, अदर कंपनी के केस में क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो 30 दिन के अंदर उसको फिलअप करेंगे। अगर मान लो कैजुअल वैकेंसी विद द रिजल्ट ऑफ रिजिग्नेशन हुई, अगर ऑडिटर ने ही रिजाइन कर दिया, इन दैट केस जो अपॉइंटमेंट होगी वो हमें जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूवल करवानी पड़ेगी, और 3 महीने का हमें टाइम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे और 3 महीने के अंदर वो ऑफिस फिल
कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी में कैसा होगा। गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? सीएजी। तो सीएजी के पास ही यहाँ पे भी पावर है कि सीएजी विद इन 30 डेज के अंदर अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसको फिलअप कर दे। अगर सीएजी नहीं कर पाता है विद इन सेट पीरियड तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर आ जाती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर वो ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। ठीक है। अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, क्या वो डायरेक्टर दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है एजीएम के अंदर? अब इसका आंसर है यस। ठीक है। लेकिन अगर उसने कोई डिस्क्वालिफिकेशन वो होल्ड नहीं करता, मींस ही इज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर रीअपॉइंटमेंट, मींस कि वो 20 से ज्यादा में ना हो, वो अभी हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 141 के अंदर। तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन होल्ड ना करता हो। दूसरा कि ही हैज नॉट गिवन एनी कंपनी नोट, उसने कंपनी को नोटिस ना दिया हो कि भाई वो उसकी इच्छा नहीं है बनने की, अगर मान लो उसकी इच्छा है हम जबरदस्ती उसको रीअपॉइंट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर उसने रिटर्न में कंसेंट उसने नोटिस लिख दिया कि भाई मैं को नहीं बनना है कंपनी का ऑडिटर, तो उस केस में वो नहीं बन सकता। और उसको स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी ने पास किया कि भाई हम किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं या इस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस में भी वो अपॉइंट नहीं होगा। अदरवाइज जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो अपॉइंट हो सकता है। और एक चीज और है कि अगर उसने जैसे अगर फॉर्म है तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का एक ही टर्म उसने पूरा किया तब वो अपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं वेयर एट एनी एजीएम नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड। अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ या रीअपॉइंट नहीं हुआ कोई ऑडिटर, तो उस केस में क्या होगा, जो कंटिन्यूइंग ऑडिटर है वो ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो कोई किसी कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है तो वो ही ऑडिट कमेटी ही कंसीडर करेगी ये सारे के सारे मैटर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स। सारे के सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कैजुअल वैकेंसी रिलेटेड सारे मैटर्स कौन कंसीडर करेगा? ऑडिट कमेटी कंसीडर करेगी और उसके बाद वो रिकमेंड करेगी किसको? बोर्ड को। ठीक है। अब बात करते हैं रिमूवल रिजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 के अंदर। ठीक है। 140 क्या कहता है? कहता है कि अगर मान लो कोई ऑडिटर जो है वो जो अपॉइंटेड हुआ है 139 के अंदर, उसको अगर हमने रिमूव कर दिया तो रिमूव करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी और उससे पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे आरडी को पावर डेलीगेट कर दी गई है, तो आरडी की हमें अप्रूवल चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास करेंगे तब जाके हम किसी ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ऑडिटर को रिमूव करने से पहले हम उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देंगे। ठीक है। रूल 7 के अंदर लिखा हुआ है कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने अप्रूवल जो लेनी है वो लेनी है एडीटी 2 के अंदर और उसके साथ हमें फीस भी देनी पड़ेगी। और जो एप्लीकेशन अगर गवर्नमेंट ने दी है विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड, और वो जो एप्लीकेशन देनी है गवर्नमेंट को वो 30 दिनों के अंदर देनी है जब भी हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। और अगर मान लो आपने एप्लीकेशन दी और गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी, तो जब भी वो अप्रूवल आएगा, जब भी उसका रिसिप्ट आएगा, विद इन 60 डेज आपको जनरल मीटिंग होल्ड करनी है और उस जनरल मीटिंग में आपको रिमूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रिजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर कि ऑडिटर ने खुद से रिजाइन कर दिया। जब ऑडिटर खुद से रिजाइन करता है तो ऑडिटर क्या है, एडीटी 3 फाइल करेगा विद इन 30 डेज। जब भी रिजाइन करेगा कंपनी से तो एक 30 डेज के अंदर वो क्या करेगा, रिजिग्नेशन एक नोटिस देगा किसको, आरओसी को, इन फॉर्म नंबर एडीटी 3 के अंदर एक स्टेटमेंट देगा। ठीक है। और कंपनी को भी बताएगा कि भी मैंने रिजाइन कर दिया है विद इन 30 डेज के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर रिजाइन करता है तो उसको सीएजी को स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है और रीजन बताना पड़ेगा फैक्ट के साथ कि क्यों उसने रिजाइन किया है। ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर मान लो कोई ऑडिटर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 का प्रोविजन फॉलो नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, उसको हैवी पेनल्टीज यहाँ पे दी है। ये रिसेंट अमेंडमेंट है, कंपनीज एक्ट 2019 के अंदर ये अमेंडमेंट आई थी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो क्या पेनल्टी लगेगी, मिनिमम ऑफ दीज 50,000 रुपीज और इक्वल अमाउंट इक्वल टू द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, जितना उसका अमाउंट का रेम्यूनरेशन था वो और 50,000 दोनों में से जो भी कम होगा वो लगेगा उसको, उसके पास पेनल्टी। और अगर कंटिन्यूइंग ये फेलियर है तो पर डे 500 रुपीज का पर डे का आपका पेनल्टी लगता जाएगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये
5 लाख रुपए तक का हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 कहता है कि स्पेशल नोटिस दिया जाएगा हर मेंबर को, अगर मान लो कोई ऑडिटर को हम अपॉइंट नहीं करना चाहते या फिर उस ऑडिटर की जगह पर हम किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे सेक्शन पॉइंट्स हैं जो स्पेशल नोटिस जिसके लिए जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं कि जो भी नोटिस होगा वो हम ऑडिटर को भी देंगे, जो भी रिटायरिंग ऑडिटर है या जिसको हम अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो ऑडिटर है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा इन राइटिंग। ठीक है, उसके बाद हम सबसेक्शन 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अगर मान लो कोई ऑडिटर जो है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में एक्ट करता हुआ पकड़ा गया, वो फ्रॉड कर रहा है या फिर कंपनी के अगेंस्ट या कोई कंपनी के रिलेशन टू कंपनी अगर कोई फ्रॉड करता है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल भी सीओ मोटो अगर उसको या फिर उसको एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, तो उस केस में वो एक ऑर्डर पास करेगा, कौन, ट्रिब्यूनल, और डायरेक्ट करेगा कंपनी को कि आप अपना ऑडिटर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है तो। और 15 दिन के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगा कि भी नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाए। ठीक है, और जो भी ऑडिटर है जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर पास हुआ, अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, तो वो जो ऑडिटर है वो 5 साल तक किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिट नहीं कर सकता। और अगर ऑर्डर उसके खिलाफ पास हुआ है तो उसके खिलाफ वो लाइबल भी होगा, कौन से सेक्शन में, 1447 मतलब फ्रॉड वाले सेक्शन में लाइबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 141 के अंदर। 141 क्या कहता है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। ठीक है फ्रेंड्स, पहले भी इसका रेफरेंस आया था। तो सबसे पहले कौन से ऑडिटर जो हैं वो एलिजिबल होंगे। सबसे पहले जो ऑडिटर होगा केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, और अगर कोई फर्म है जिसके मेजॉरिटी जो पार्टनर हैं वो सीए हैं और प्रैक्टिसिंग इन इंडिया हैं, वो अपॉइंट हो सकते हैं उस फर्म के नाम पर एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब फर्म का नाम एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी होगा, लेकिन उसके मेजॉरिटी पार्टनर जो होंगे वो क्या होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। बात करते हैं, अगर कोई फर्म, उसका सेक्शन 2 क्या कहता है कि कोई फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी भी है यहाँ पे, अपॉइंट होता है ओनली पार्टनर हु आर सीए, जो पार्टनर जो सीए हैं केवल वो ही अथोराइज हैं साइन करने के लिए उस फर्म के बिहाफ पर। ठीक है, अगर कोई पार्टनर है, कोई फर्म अगर हमने अपॉइंट की है जो उसके अंदर डिस्क्वालीफाई होता है अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 के अंदर, अगर डिस्क्वालिफिकेशन अगर आती है तो उसको ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वकेट करना पड़ेगा, और उस वकेशन को हम क्या कहेंगे, कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑडिटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, जो हमने अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी ऑडिटर की। तो कौन से पॉइंट्स हैं कि शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, कौन से वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, अगर कोई कंपनी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट एलएलपी, मतलब एलएलपी को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का एम्प्लॉय हो, ऑफिसर हो, उसको भी हम अपॉइंट नहीं कर सकते। और एक पर्सन जो है, जो क्या है, पार्टनर है या फिर एम्प्लॉयमेंट में है, किसके, कंपनी के ऑफिसर या कंपनी के एम्प्लॉय के, अगर उनका उसका वो पार्टनर है, इसका एम्प्लॉय है, तो भी हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते एज ए ऑडिटर। और एक पर्सन या फिर उसका रिलेटिव या फिर उस बंदे का पार्टनर, कोई पर्सन, उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर जो क्या करता हो, होल्ड करता हो एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कैश, कैश का मतलब यहाँ पर है कंपनी के अंदर, ए का मतलब हो गया एसोसिएट कंपनी के अंदर, सब्सिडरी कंपनी के अंदर और होल्डिंग कंपनी के अंदर। अगर कोई पर्सन, उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर होल्ड करता हो सिक्योरिटी या इंटरेस्ट किसके अंदर, कंपनी के अंदर, एसोसिएट कंपनी के अंदर और सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के अंदर, या फिर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी उसकी एक और सब्सिडरी है, तो उसके अंदर भी कोई अगर सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड करता हो तो उस केस में भी उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि रिलेटिव जो होगा उस पर्सन का, वो होल्ड कर सकता है 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट। ठीक है, उसके लिए 1 लाख तक की छूट दे दी गई है। और अगर डेट है, अगर किसी पर्सन का, रिलेटिव का या पार्टनर का डेट है किसमें, कैश में, कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी के अंदर 5 लाख से ज्यादा का, तब भी हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। और अगर गारंटी दी हुई है
या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है किसी तीसरे बंदे को, किसके रिगार्डिंग, डेथ के रिगार्डिंग, कोई उसने लोन लिया हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, किसमें, टू द कैश कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी को, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर कोई डेट दिया हुआ है तो उस केस में भी हम उस बंदे को अपॉइंट नहीं करेंगे। चलिए आगे 141(3) आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि अगर कोई पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप रखता है किसके साथ, कैश के साथ, या फिर उसकी सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी के साथ, या एसोसिएट कंपनी ऑफ द सच काइंड, तो उस केस में भी हम उस बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ कहता है कि एक पर्सन उसका जो रिलेटिव है वो डायरेक्टर है या फिर केएमपी है कंपनी का, मतलब किसी पर्सन का जो रिलेटिव है वो डायरेक्टर है या तो, या फिर कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर है या फिर केएमपी है, तो उस केस में भी हम उस पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते। और कोई पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और कहीं पर किसी और कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, तो यहाँ ऑडिट कैसे करेगा, ठीक है, तो वो पर्सन भी अनएलिजिबल हो गया। और दूसरा कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसका, या कोई पर्सन या कोई पार्टनरशिप फर्म है जो उसका जो ऑडिटरशिप है वो मोर देन 20 कंपनीज हो गया, तो उस केस में भी हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। मीन्स 20 कंपनीज से ज्यादा वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज ए ऑडिटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो 20 कंपनीज के अंदर हम किसको काउंट नहीं करेंगे, ओपीसी, डोरमेंट कंपनी या स्मॉल कंपनी, इनको काउंट नहीं करेंगे। और प्राइवेट कंपनीज को भी हम काउंट नहीं करेंगे जिन प्राइवेट कंपनीज का पेड अप कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से कम हो, उस केस में भी हम उस प्राइवेट कंपनी को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कोई ऑडिटर, कोई पर्सन जो है वो कन्विक्टेड बाय कोर्ट हो, किसी फ्रॉड के केस में कन्विक्टेड हो और उसको अभी 10 साल बीते ना हो, तो उस केस में भी हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। और कोई पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर एनी सर्विसेज अंडर सेक्शन 144, अब 144 अभी हम पढ़ेंगे कौन सी सर्विसेज है जिसकी जो रेंडर नहीं कर सकता, ठीक है, एक ऑडिटर। तो अगर ऐसी सर्विसेज में अगर कोई बंदा इन्वॉल्व हो, किसके साथ, कंपनी, यहाँ पे एसोसिएट कंपनी नहीं है, यहाँ पे केवल कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, मतलब एसोसिएट कंपनी के साथ वो कर सकता है। तो कंपनी, सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के साथ किसी ऐसी सर्विसेज जो अंडर सेक्शन 44 144 दे रखी है, तो उसमें अगर इन्वॉल्व है डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, तब भी हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 142 की, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का क्या रेम्यूनरेशन होगा, जो भी रेम्यूनरेशन होगा वो जनरल मीटिंग में फिक्स किया जाएगा जब भी उसका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकते हैं जो फर्स्ट ऑडिटर, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है स्टार्टिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर मेंबर्स ने किया तो फिर मेंबर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगेंगे इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट, ठीक है, मींस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लग गया या कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगे, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे रेम्यूनरेशन में, वो एडिशन में होंगे। ठीक है, वो एडिशन में उसको मिलेंगे, इंक्लूड द एक्सपेंसेस इन एडिशन टू द रेम्यूनरेशन। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 143 बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स। दोस्तों ये वाला सेक्शन जो है काफी ब्रॉड है और इसको हम काफी विस्तार से हम नेक्स्ट वाली प्रेजेंटेशंस में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 144 की, ऑडिटर्स नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। अब वो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सी सर्विसेज है जो ऑडिटर्स नहीं कर सकता, किसके साथ, कंपनी के साथ या फिर उसकी सब्सिडरी के साथ और उसकी होल्डिंग के साथ, यहाँ पे एसोसिएट कंपनी नहीं है। ठीक है, तो कौन सी कुछ सर्विसेज जो होती है वो जो कर सकता है वो कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी। लेकिन कौन सी सर्विसेज है जो नहीं कर सकता, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है, एससी का मतलब यहाँ पर क्या है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। कौन सी कंपनी सर्विसेज है जो नहीं कर सकता, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज। मींस अगर 144 के अंदर अगर क्या कहता है, 144 कहता है कि कौन सी सर्विसेज जो ऑडिटर नहीं कर सकता, नहीं रेंडर कर सकता, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिटर ऑडिट की सर्विसेज, और डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडर ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंस सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज एंड एनी काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 145 की, ऑडिटर को साइन करना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर ही साइन करेगा।
ठीक है। और वो जो ऑडिट रिपोर्ट वो साइन करेगा, उस ऑडिट रिपोर्ट को कहाँ प्लेस किया जाएगा, जनरल मीटिंग में, और जनरल मीटिंग में उसको रीड किया जाएगा मेंबर्स के सामने, और मेंबर्स उस ऑडिट रिपोर्ट को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 146 की, ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग। ऑडिटर्स को क्या अटेंड करनी पड़ती है, जनरल मीटिंग। ऑल नोटिस जो भी जनरल मीटिंग से रिलेटेड होंगे, चाहे वो जनरल मीटिंग एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो, सारे के सारे नोटिस ऑडिटर को जाना जरूरी है। और ऑडिटर का राइट भी है कि वो उस मैटर को सुने जो उससे कंसर्न करता है। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की, जो है सेक्शन 147, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन। अगर कोई ऑडिटर या कोई कंपनी सेक्शन 139 से लेकर 146 तक के सेक्शंस का कंट्रावेंशन करती है, तो उस केस में क्या पेनल्टीज होगी। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। कंपनी को क्या पनिशमेंट लगेगा, जो पनिशमेंट विद द फाइन, क्या फाइन लगेगा, मिनिमम ऑफ 25,000 रुपए का फाइन लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज का फाइन लग सकता है। और ऑफिसर इन जो डिफॉल्ट है उसको क्या पनिशमेंट है, उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है, और फाइन लगेगा 10,000 का मिनिमम, बट एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख तक का, और बोथ। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी पेनल्टी है, कंपनी को भी पेनल्टी है। अब 147 कंटिन्यू में क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई सेक्शन 139 का, 143 का और 144 और 145 का अगर ऑडिटर अगर कोई कंट्रावेंशन करता है, तो उस केस में ऑडिटर को इनमें से जो भी कम है वो पेनल्टी हम लगाएंगे। कौन कहता है, गवर्नमेंट कहती है। मिनिमम 25,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा, बट मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, और 4 टाइम ऑफ द रेम्यूनरेशन, जितना भी उसका रेम्यूनरेशन होगा 4 गुना रेम्यूनरेशन का जो फाइन है वो लगेगा, या फिर 25,000 या 5 लाख, दोनों में से जो भी कम होगा वो हम फाइन लगाएंगे। किसके ऊपर, ऑडिटर के ऊपर। सेक्शन 139 जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, 143 जो सेक्शन है, 143 हमने पढ़ाया नहीं, पावर्स वाला सेक्शन है, 144 वाला और 145, अगर इन सेक्शंस के अंदर वो कंट्रावेंशन करता है तो ये पेनल्टी उस पे लगेगी। लेकिन अगर कोई ऑडिटर कंट्रावेंशन करता है नोइंगली और विलफुली, और धोखा देता है, उसका इंटेंशन धोखा देना होता है कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को या टैक्स अथॉरिटीज को, तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो और ज्यादा है। वो क्या है, 1 साल तक की उसको सजा तो होगी होगी, और जो फाइन है मिनिमम 50,000 रुपए का, मैक्सिमम 25 लाख तक का फाइन हो सकता है, और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन, जो भी इनमें से कम होगा वो उसको फाइन लगेगा। ठीक है। अगर जो ऑडिटर है वो कन्विक्टेड हो जाता है इन प्रोविजन के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर, तो वो लाइबल होगा क्या, रिफंड द रेम्यूनरेशन जो भी रिसीव हुआ है कंपनी से। दूसरा, जो भी डैमेजेस हुए हैं कंपनी को या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को, वो डैमेजेस वो पे करेगा। ठीक है। अब 147 आगे क्या कहता है, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी को कि प्रॉम्प्ट पेमेंट हो डैमेजेस का टू द कंपनी को और स्टेक होल्डर्स को, जो भी डैमेजेस हो उसका तुरंत भुगतान किया जाए। ठीक है। और जो सच बॉडी और जो अथॉरिटी जो ऑफिसर जो अपॉइंट हुए हैं इस काम के लिए, वो क्या करेंगे, जब भी पेमेंट हो जाएगा पूरा, एक रिपोर्ट बना के देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई सारे के सारे डैमेजेस का भुगतान हो गया है। ठीक है। इन केस ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बाय द ऑडिट फर्म, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जो ऑडिट फर्म है उसने फ्रॉडुलेंट मैनर में काम किया है, किसी ऑडिट फर्म ने या उसके पार्टनर्स ने, ठीक है, तो उस केस में जो लायबिलिटी होती है, तो वो लायबिलिटी जो है वो पार्टनर्स जो भी हैं, जो पार्टनर जो भी कंसर्न करते हैं ऑडिट फर्म्स में, वो फर्म और पार्टनर्स दोनों की जॉइंटली और सर्वली लायबिलिटी बनेगी। ठीक है। और इन केस ऑफ क्रिमिनल अगर लाइबिलिटी बनती है, इन दैट केस जो कंसर्न पार्टनर होगा और जो भी पार्टनर होगा उसी की लाइबिलिटी बनेगी इन केस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। और वैसे अगर सिविल लाइबिलिटी बनती है तो दोनों दोनों की बनेगी, फर्म की भी बनेगी और पार्टनर्स की भी बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही, और आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो वेरी फर्स्ट, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप मुझसे ये पीडीएफ भी मंगा सकते हैं, और मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद। थैंक यू।